ठीक है। हाँ जी, पहला शब्द क्या है भाई हमारे पास? लिटरेसी रेट। कोई जना बताएगा कि लिटरेसी क्या होती है? ओके ओके ओके, लेट मी चेक। अंश कह रहा है सर मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। अंश, लिटरेसी किसे कहते हैं? ओके, शौर्य। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन? कितने पढ़े लिखे व्यक्ति को आप लिटरेट मान लोगे? 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं और ग्रेजुएशन और मास्टर। सर अब ये अभी अभी आप बताओ ना, स्किल्स कहां पे लाके आप उसको लग जाएगा कि अभी ये लिटरेट है? एक मिनट, ग्रेजुएशन। हाँ मंजीत, ग्रेजुएशन। ओके, लिटरेसी अगर किसी को हिंदी में पूछना हो तो हिंदी में इसको कहते हैं साक्षरता। ग्रेजुएशन। कृतिका, कितना पढ़ा लिखा है? तो ये जो कितना पढ़ा लिखे की डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग? 5वीं पास तक है, मान लो मैं 5वीं पास हूं, तो क्या मैं लिटरेट हूं? मैं 12वीं पास हूं, क्या मैं लिटरेट हूं? क्या मैं ग्रेजुएशन में? तो मैं ये जो आपने बोला ना कितना पढ़ा लिखा, तो उसकी डेफिनेशन कुछ है जो लिख और पढ़ सके। ठीक है, लवन्या, यही क्या इन दो जो लोगों ने बोली है, कौन सी डेफिनेशन? उज्जवल, ठीक है अभी आते। ठीक है, ध्यान से सब जने सुनेंगे भाई। लिटरेसी रेट का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति 7 साल से अबव है, जिसकी एज क्या है, और अगर वो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता है, बस किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी, हरियाणवी तो वैसे बोली बस जाती लिखी नहीं जाती, और क्या कहते हैं, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, इंग्लिश है, कोई सी भी लैंग्वेज है सर, अगर उसमें वो लिखना और पढ़ना जानता है और उसकी एज 7 साल से ज्यादा है सर, तो उसको क्या माना जाएगा? लिटरेट, चाहे वो एक भी दिन क्या ना गया हो, स्कूल ना गया हो। तो यहां पे दिमाग में से कंसेप्ट निकाल देना, 5वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन। सर लिटरेसी का इन सब शब्दों से कोई मतलब नहीं है। कोई ग्रेजुएशन है, कोई पीएचडी है, कोई 12th है, वो फिर एजुकेशन की उसमें आ जाता है कि वो एजुकेटेड है। क्या है यहाँ पे वर्ड? क्या है? लिटरेसी। तो लिटरेसी मींस कि भाई कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? रीड एंड राइट। अभी इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है जी, डन। अब आंकड़े देखिए कितने इंटरेस्टिंग है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की लिटरेसी रेट थी, मात्र, बोलो भाई, इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी थी? 16%। ये आंकड़ा और दिलचस्प हो जाता है जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि केवल अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल कितने परसेंट लिटरेट थी सर, जबकि मेल कितने परसेंट लिटरेट थे? डन। अगर आपके सामने, अगर आपने क्या बच्चों एवरेज हो, एवरेज निकालो ना, एवरेज कैसे निकलती है? दोनों को डिवाइड बाय 2, ठीक है कि नहीं? आगे कहते हैं भाई, मैं क्या बोल रहा था, हाँ मान लो अगर आपके सामने 100 महिलाएं खड़ी हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो उसमें से मात्र 7% महिलाएं अपना नाम लिख सकती हैं, और अपना नाम लिख सकती हैं। और अब थोड़ा सा भारत के समाज के ऊपर आते हैं जरा। यहाँ पर आपने देखा होगा सर, भारत के समाज के अंदर एक बड़ा कॉमन कंसेप्ट हुआ करता था कि घूंघट करना पड़ता था। यस, और अब घूंघट कर लिया सर, तो भाई उसको उस लेडी को पहचाना थोड़ा मुश्किल है। तो आपने देखा होगा कई सारी लेडीज ने ना अपने हाथ पे नाम लिखवाना। ये विराट कोहली ने तो अब फैशन शुरू करा है टैटू बनवाने का। हमारे इंडिया में लेडीज पहले से ही यहाँ पे नाम लिखवा के, गर्ल्स आप लोगों ने या बॉयज आप लोगों ने अपने गाँव में या अपनी दादी या अपनी नानी के हाथ पे कभी ना कभी किसी के हाथ में देखा होगा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जिन्होंने भी अगर देखा हो ना, तो इस बात को समझ जाना वो बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि उस वक्त ना घूंघट हो रखा होता था, तो भैया उनको पहचानने के लिए फलाने की अगर ये भाई घरवाली है, इस तरीके की घरवाली है, तो बोल दिया, अदरवाइज यहाँ पे हाथ से पहचाना जाता था कि क्या है, क्योंकि उनको अपना नाम ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। सर ये थोड़ा आपको दिखेगा हंसी मजाक, लेकिन ये बता रहा है कितनी बैकवर्डनेस थी सर, सामाजिक रूप से हम कितने बैकवर्ड थे। डन। मेल पर आ जाओ सर। 100 में से मात्र 25 मेल ऐसे जो अपना नाम लिख और पढ़ सकते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है ब्रिटिशियर्स को। उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे ब्रिलियंट माइंड पैदा हो। यहाँ पे वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा हो? क्लर्क।
जो हमारे लिए क्या कर सके, काम कर सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं सर, बोलो। बहुत बढ़िया। 1757 से पहले ना सर इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत जेन्युइन था। देखो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन जितना हम जानते हैं यार, जो इतने बड़े बड़े वेद आए हैं हमारे पास, इतनी बड़ी बड़ी जो कथाएं हो गई हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो ना। तुलसीदास और कबीरदास कुछ ऐसे नाम थे ना। तुलसीदास वाज द राइट पर्सन। आई थिंक सो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसने क्या लिख दी, रामायण लिख दी, यही था ना, घर से चला गया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि क्या एजुकेशन सिस्टम रहा होगा हमारा, कि गुरुकुल की पढ़ाई है ना। यूनिवर्सिटी हमारी बड़ी फेमस हुआ करती थी, नालंदा, सब कुछ तोड़ दिया ब्रिटिशर्स ने जानकर कि यहाँ पर एजुकेशन को बिल्डअप नहीं होना। बकायदा उनके यार पार्लियामेंट में ये लिखा हुआ है 1858 का, उनकी पार्लियामेंट में एक उनका, अभी मैं दिखाता हूँ, एक उनका एमपी है, उसने बकायदा बोला कि मैंने पूरे भारत घुमा है, पूरे भारत में मुझे कोई चोर चकारी वाले लोग नहीं दिखे हैं। अगर आपको इस कंट्री को बर्बाद करना है, यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इनकी क्या खत्म करनी पड़ेगी, एजुकेशन सिस्टम खत्म करनी पड़ेगी। क्या खत्म करनी पड़ेगी, एजुकेशन सिस्टम खत्म करनी पड़ेगी। एक बार मेरा फोन तो वहां लग गया, हॉटस्पॉट ऑन कर, मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि बड़े दिनों से ना ये चीज आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शायद ऑलरेडी कनेक्टेड है, एक बार देखते। अरे भैया, नहीं साइड से तो होगा ये ना, थोड़ा कुछ पंगा हुआ है इसमें। रुक जाओ, वही देख रहा हूँ बच्चे। ठीक है, प्लीज बातें नहीं। एटीन 58 ब्रिटिश अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इमेजेस पे देखते हैं, अगर वो बंदा मिल जाए डायरेक्टली। ये रहा वो लेटर, ये प्रॉपर वो लेटर है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। मैं आपको डायरेक्टली इसकी डेट दिखाता हूं, शायद दिख भी गई होगी आपको। लॉर्ड मकौले, क्या नाम है, मकोड़ा लिख लेते अपना नाम, इससे बेहतर तो मकौले। प्लीज थोड़ा बहुत तो विजिबिलिटी होगी सबको, एक बार ध्यान से रीड करते हैं। ये चीज आपने शायद ही पहले कभी पढ़ी हो। मैं आपको दिखा रहा हूं सर, 2 Feb 1835, सॉरी 58 गलत निकल के 35 है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, आई हैव ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, दोनों तरफ घूमो, ठीक है जी। आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बैगर। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो, भारत जैसे देश के लिए अगर कोई बोल दे ये बात कि यहाँ पे कोई भिखारी नहीं दिखा यार मुझे। और आज तो सर आपको पता है, आप कहीं चले जाओ सर, रेड लाइट पे चले जाओ सर, वहां पे तो इतनी दुआएं मिलती है ना, ऐसा लगता है कि बस मैं तो नहीं हूं इंसानों में, रहता हूं मैं भगवानों में, कुछ इस तरीके लाइन, ठीक है। हु इज अ थीफ। सर आज हम दुबई के लिए बोलते हैं कि दुबई में आप अपना कमरा भी खुला छोड़ के चले जाओगे ना, तो कोई भी चोरी चकारी नहीं है। सर ये सब कुछ इंडिया से निकला है सर। इंडिया में इतना तगड़ा सिस्टम था पहले, इतना ज्यादा बिलीव सिस्टम था, इतनी ज्यादा इथिकल वैल्यूज थी, लेकिन सर अब हमारे को सबको चोर बना दिया गया। अब हमारे को सबको चोर बना दिया गया सर, क्योंकि पैटर्न ही इस तरीके का कर दिया गया है। सच अ वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई ये वैल्यू सर, मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर, काबिलियत इतनी थी हमारे देश के लोग जिसकी कोई, दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कंक्र दी कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, पहले की जो एजुकेशन थी वो भौतिक ज्ञान की बजाय इथिकल ज्ञान पहले मिलता था सर। पहले ये किताबी ज्ञान में ना ये ऐसा वो वैसा नहीं, पहले इथिक्स, बेसिक बातों को समझो, उसको समझाता। आगे पढ़िए। एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एशियंट एजुकेशन सिस्टम। क्या कह रहा है इसका मतलब, मेरी इंग्लिश अगर कमजोर हो तो बताओ क्या कह रहा है इसका मतलब, कि हमारे को इसका
एजुकेशन सिस्टम जो पुराना है उसको बदलना पड़ेगा। यही कह रहा है सर, इतनी इंग्लिश सबको आती है। हर कल्चर फॉर इफ द इंडियन थिंक्स दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन। ये लाइन हमारे को बंटवारा करवा गई सर हमारे बीच में। हम इंडियंस ने क्या समझ लिया कि इंग्लिश हमसे ज्यादा बेहतर है, और सर आज भी वो बैरियर बनी हुई है सर। इंग्लिश मैंने अभी 2 क्लास पहले भी बोला था सर, इंग्लिश आज भी बैरियर बनी हुई है सर हमारे बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में। जो इंग्लिश बोल देता है ना फटाटेदार, घबराहट सी होने लगती है, बीपी एकदम ऊपर नीचे होने लगता है, अरे ये क्या हो गया। इवन मैकडोनल्ड में जाके भी ना मेरे को लगता है वो हमसे अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ना, हमारे आधे हाथ पैर तो वहीं कांप जाते हैं, जबकि वो देख लो जॉब कर रहा है और हम वहां पे एक तरीके से बीइंग अ कस्टमर गए हैं। लेकिन जैसे वो बोलते हैं ना सर वुड यू लाइक टू हैव एक्स्ट्रा चीज, वहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। हाँ आए ऐसा है ना, वो है ना रील्स में। डन, आगे बढ़िए सर। दे विल लूज देयर, ये देखिए सर, अपनी जो सेल्फ स्टीम है ना सर वो लोग खो देंगे, और सर हमने सच में खो दिए सर। मतलब एक जो आत्मसम्मान टाइप चीजें है ना, या जो खुद के लिए प्राइड चीजें हैं, संस्कृत तो हम भूल ही गए, हिंदी हमें लिखनी आ नहीं रही है, इंग्लिश हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया है। संस्कृत को तो छोड़ ही दो सर, इदम चित्रम मह्यम रोचते वो तो छोड़ ही दो। संस्कृत में जैसे हम बोलते थे मम नाम गौरव अस्ति, इदम चित्रम मह्यम रोचते, सर्वत्र प्रकाश अस्ति, सब कुछ भूल दो, ये तो छोड़ ही दो। अब हिंदी हमसे लिखी नहीं जा रही, इंग्लिश हम बोल नहीं पा रहे सर, उसने हमारे को इस तरीके का बना दिया। आखिरी लाइन पढ़िए, देयर नेटिव कल्चर एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम अ ट्रूली डोमिनेंट नेशन। सर ये लाइन है आपके लिए, और बकायदा देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सर। जब ये आया, ब्रिटिश कब आए थे इंडिया में, इसके लगभग 60-70 साल बाद, 80 साल बाद उसने दोबारा दौरा करा, जब दोनों तरफ कि भैया हाँ कहानी बहुत स्ट्रांग है इस कंट्री की, आसान नहीं इस कंट्री को तोड़ना, कंट्री को तोड़ना है तो डिवाइड एंड रूल, कंट्री को तोड़ना है तो डिवाइड एंड, और डिवाइड एंड रूल में उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि इनको क्या बना दो, सिर्फ क्लर्क, और सर उन्होंने बना दिया। हमारे को नौकरी का लालच दिखाया, अपने खुद के काम हमारे छुड़वा दिए, नौकरी का लालच दे के भैया हमारे को इस तरीके से अपना बंदी बना लिया, इस तरीके से अपने ऊपर डिपेंड कर दिया कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाए इतने सालों तक कि हमारा खुद का ही सेल्फ स्टीम खत्म कर दी उन लोगों ने। ये अगर जाओ तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, घर जाके इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसको नोटबुक में लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ लिया इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। आ जाओ बच्चों वापिस आए इस पॉइंट पे, ठीक है जी, यहाँ पे क्लैरिटी हुई थोड़ी बहुत, हाँ भी करवाता हूँ। बी पॉइंट पर आ रहे हैं सर, बी पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ जी, क्या होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीयूष? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एवरेज लाइफ, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जो कि किसी एक व्यक्ति की लाइफ को शो कर रहा है, ठीक है। आंकड़े बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, अब थोड़ा हो सकता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, कितनी थी सर? 32 ईयर। एट प्रेजेंट कितनी है? 69.5 या राउंड फिगर में आप इसको कितना ले लो 70। हो सकता है किसी बुक में 67 मिल जाए, किसी में 68 मिल जाए, तो वो डेटा थोड़े फ्लक्चुएटिंग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। डन। यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान दे लो, इस फोन को ना रख दो, ये तो तीनों चारों को बाहर निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे ध्यान से देख लो, बहुत एनर्जी लग रही है इतने तरीके से समझाने में। अब ये वाले पॉइंट पर आओ सर, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, अरे पहले के लोग तो 100 साल जिया करते थे, आजकल के बच्चों में तो वो जान ही नहीं है। बेटे तुम क्या, वो हमने तो इतनी मेहनतें करी है ना, इतनी दूर पैदल चलते थे हम लोग, देसी घी खाते थे। बेटे अब तो सब मिलावट आ रहा है, तुम ही खाते हो गंद वाला मोमोज, चिली पोटैटो, ये सब प्लास्टिक है जी बेटे, ऐसा सुना है। सबके पेरेंट्स ने एक ही जगह से कोर्स करा हुआ, सबके पेरेंट्स एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? अगर ये डेटा, पहली बात तो सर देखो सबके ना डेटा उतने ना रिलायबल नहीं है, बट अगर मान लो डेटा इतना सही भी है तो मैं इसको में एक बात लिखूंगा कि अगर हमारी एवरेज लाइफ कितनी थी 32 साल, एवरेज लाइफ थी 32 साल, तो ये सीधे तौर पे क्या बता रही है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी क्या थी सर? काफी ज्यादा
बेकार हालत में थी। ठीक है जी। अच्छा, अगर लिटरेसी इतनी डाउन है तो कहीं ना कहीं एक तो सोशली और एजुकेशनल लेवल पर हम दोनों जगह ही क्या थे, बेकार थे, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है सर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। लक्ष्य, इन्फेंट क्या होता है, शिशु। ठीक है जी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब भी अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही, 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा हो गया, तो सर उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। आंकड़े बताते हैं सर कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया ना सर, तो 1000 में से 218 बच्चे क्या 1 साल की एज को पूरा करने से पहले ही क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो सर अब एक चीज सोच के देखो, अगर 218 बच्चे यानी कि हर 5 में से एक बच्चा, हर 5 में से एक बच्चा 1 साल से पहले ही खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब सीधे तौर पर क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना सर, उसमें कुछ दिक्कत है। मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कि जो डिलीवरी होती थी, एक बच्चे के लिए जब डिलीवरी हो रही है तो गांव देहात का पैटर्न ज्यादा था। अब गांव देहात में सर इतनी ज्यादा डॉक्टर फैसिलिटी तो नहीं है, तो दाई माँ का कंसेप्ट होता था कि दाई माँ को बुला लो। ये सुना होगा सबने आपने, डन, दाई माँ को बुला लो। अब वो दाई माँ को सही समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दाई माँ ने अपने हिसाब से डिलीवरी कर दी। अब बच्चा पैदा होते के साथ ही ना पीलिया होता है बच्चे को, जितने ही बच्चे जन्म लेते हैं ना उन सबको पैदा होते के साथ ही क्या होता है, पीलिया होता है। अब समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बंदा बीमारी में ही चले जा रहे हैं। पीलिया मतलब होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, आईज ना येलो हो जाती हैं, एक प्रकार की बीमारी, या कह लो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं भाई, ये क्या सुना होगा, ध्यान से तरीके, बच्चे को नर्सरी में रखा हुआ है, पैदा होते के साथ ही आजकल बच्चे को नर्सरी में रखते हैं ना, आईसीयू तो बहुत ज्यादा हो गया, नर्सरी। तो नर्सरी में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ जो उसके साथ यार वो 9 महीने पेट में रहा है, अब पेट में उसको सभी प्रकार के विटामिन नहीं मिले हैं, तो जैसे वो पैदा होगा, जैसे उस इस वातावरण के संपर्क में आएगा तो बहुत सारे रिएक्शन होंगे उसकी बॉडी में। बट दाई माँ सर, दाई माँ को लगा रहे नहीं सब ठीक है सर, सब ठीक है, वो सब ठीक है के चक्कर में बच्चा निपट गया। मेरे को तो ये एक फैक्टर नजर आता है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं अगेन अगर ये डेटा था तो वो क्या बताता है कि आपकी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी बहुत बहुत बुरे बेकार हालत में थी। फटाफट से 3 इंडिकेटर नोट करो, उसके बाद बाकी भी लिखवाता हूँ। अनु बुक देना बच्चे, बुक देना अनु। बातें नहीं, लिख लिया, ओके। 3 पॉइंट हो गया ना, फोर्थ पे लिखो, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट।
प्लीज। पहले के टाइम पे ना आप लोगों को सबको पता है सर, अगर आज से 50-60 साल पीछे जाएं या 70 साल पीछे जाएं ना, तो जो भी हमारे दादा दादी या नाना नानी थे ना सर, इनसे पूछो तुम्हारे कितने बच्चे थे, दिल से 7, 8, 9, क्रिकेट टीम, मी वर्सेस मी, ठीक है कि नहीं। तो ये सीधे तौर पे क्या था सर, इतने सारे बच्चे हैं सर, तो सीधे तौर पे क्या है, आपकी सामाजिक बैकवर्डनेस है। क्या है, सामाजिक बैकवर्डनेस है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, तो सर ध्यान रखना कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, सोशल बैकवर्डनेस को बता रहा है। किसको बता रहा है, सोशल बैकवर्डनेस को बता रहा है सर। वही है कि 1000 में से अब जब 1000 लोगों ने भाई आपके सामने खड़े हैं इस साल, तो अगले साल तक इन 1000 में से कितने लोग निपट गए। अब अगर 1000 में से बहुत सारे लोग निपट रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, तो अगेन हेल्थ फैसिलिटी की दिक्कत है। इस बार 1000 खड़े, मान के चलो इस साल भाई एक आ जाए, 1 मई है, 1 मई को आपने 1000 लोगों का सर्वे करा इस एरिया में। अब इसी एरिया में अगले साल तक 1000 की जगह हो गए 1200, कितने हो गए, तो यानी कि 20% पॉपुलेशन एक साल में बढ़ गई। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो अगेन वो किसका है, सामाजिक बैकवर्डनेस का इंडिकेशन है कि सामाजिक रूप से लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भैया यहाँ पे कम बच्चों को जन्म देना, तो ज्यादा आप उनका बेहतर लालन पालन पोषण कर पाओगे। लेकिन नहीं सर, अगर आपने ज्यादा बच्चों को जन्म दे रखा तो ठीक है, डन। अब वही वाली बात है ना कि सब बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, फिर बच्चे मजदूरी कर रहे, फिर बच्चे जॉब, छोटी छोटी उम्र में जॉब कर रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही बच्चों को। ऐसे समझ लीजिए सर, एक रोटी है, एक बच्चा है वो पूरी खा पाएगा, उसको प्रॉपर संसाधन मिलेंगे। अब वही एक ही रोटी है, संसाधन तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज आर, सबको पता है। अब वो एक ही रोटी है सर, लेकिन अब वो 8 बच्चे हैं सर, कितने आएगी सर, एक एक गिराई आएगी सबके मुंह में, किसी का पेट नहीं भर पाएगा सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये 4 मेन पॉइंट हो गए। 5वें पर आइए सर, लिखिए जरा, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी लिखो इसमें। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज ह्यूज पॉवर्टी अक्रॉस द इंडिया। जब आए थे ब्रिटिशियर्स तब भारत बहुत अमीर था, लेकिन जब वो गए, मैं अगर आप लोगों को शायद बता चुका हूं तो मैं एक बार दोबारा भी बता दूं, एस्टिमेटेड आंकड़े कितने हैं, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे से लूट करी है ना सर, वो एस्टिमेटेड आंकड़े बता रहा हूं सर, 48 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि आज अमेरिका की जीडीपी कितनी है, 24 ट्रिलियन। यानी कि जितना अमेरिका है ना सर, उसका दुगना लूटा है उन्होंने हमारे को। और ये भी सिर्फ क्या है, एस्टिमेटेड है, इससे ज्यादा ही लूटा होगा सर, इससे ज्यादा ही लूटा होगा सर, ठीक है। लेकिन वो जब गए तो पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पर एक तो बंटवारा करवा गए, और दूसरा कहीं ना कहीं पॉवर्टी छोड़ के चले गए, ठीक है। प्लीज इसमें लिखिए जरा लाइन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज ह्यूज पॉवर्टी अक्रॉस इंडिया, ड्यू टू विच standard of living of common people, standard of living of common people was very low, was very low, was very low, ठीक है जी। हिंदी में मिला पॉइंट, देखो मैं बताता हूँ, हम डिस्कशन कर रहे हैं सारे पॉइंटों पर, ठीक है। ये 4 हो गए, देन 5वां लिखो, अधिक मात्रा में गरीबी, अधिक मात्रा में गरीबी। इसमें लिखना, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी का स्तर काफी
भर चुका था, जिससे एक सामान्य निवासी के जीवन स्तर की गुणवत्ता, सामान्य निवासी के जीवन स्तर की गुणवत्ता बहुत निम्न हो चुकी थी, बहुत निम्न हो चुकी थी। ठीक है जी। प्लीज, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉइंट का नाम था वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, डन। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी, जो आपको दिख चुका है ऑलरेडी बर्थ रेट डेथ रेट में भी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी। ठीक है जी, तो एक 6 पॉइंट ऐड कर दो, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। इसकी एक्सप्लेनेशन में कोई खास नीड नहीं है। हाँ बोलो, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, नाम से समझ में आ रहा है। हिंदी में लिखना स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ठीक है, तो ये था हमारा अक्सर क्या, डेमोग्राफिक, बोलो, कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर 3 to 4 मार्क्स में आता है तो इनफ कंटेंट है आपके पास समझाने के लिए। पहले मीनिंग, फिर उसके बाद क्या समझाओगे, ईयर ऑफ, बोलो गधो, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 4 इंडिकेटर मेन बता देना। लिटरेसी रेट वाला हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, हाई बर्थ और डेथ रेट, और दो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, पॉवर्टी ज्यादा थी और कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी। ठीक है जी, अगली हेडिंग है, अगला सेकंड लास्ट टॉपिक चलेगा इसमें। अगली हेडिंग क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कोई जना बताना चाहेगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? मंजीत, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर आते हैं। राजेश, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बच्चे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कुछ माइंड में? नहीं, थोड़ा सा तो नयन अटेंटिव होके थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो दे, कुछ गलत तो बोल। बिल्कुल ही चुप बैठा हुआ जब से 12th में आया है, कुछ नहीं दिमाग में, रिवीजन वगैरह कुछ नहीं करता, घर जाके रिवीजन करा कर। अंश, कुछ आइडिया, काम जो लोग इंगेज है कर रहे, 1 मिनट आ रहा हूँ मैंने। तन्मय, कोई आइडिया नहीं? प्रीति, नो आइडिया? बिजनेस का स्ट्रक्चर, लवन्य? ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में जितने भी लोग क्या हैं, वर्किंग हैं, जितने भी लोग क्या हैं, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है वर्क फोर्स। क्या बोला जाता है? उन वर्किंग लोगों को कितने परसेंट लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अभी आप में से किसी बच्चे ने बोला था 3 सेक्टर होते हैं सर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है जी, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो मैं अगर आप लोगों को 1947 के डेटा बताऊं, प्लीज नोट बाद में करिएगा, देखिए जरा पहले 1947 के डेटा बताऊं तो मान के चलिए 1947 में अगर हमारे पास 100 लोग हैं काम करने के लिए, कितने लोग हैं काम करने के लिए? 100 में से 72% लोग किस में लगे हुए थे? सेकेंडरी में। कितने लगे हुए थे? मात्र 10%। और 18% किस में लगे हुए थे सर? टर्शरी में। अब एक बात का जवाब दो, अगर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा या हो रखा होगा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। तो पहला पॉइंट हमारे को मिलेगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ना, वो पूरी तरीके से क्या था? अनबैलेंस था। ठीक है ना, असंतुलित। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट, सीधे तौर पे क्या नजर आ रहा है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था? प्राइमरी।
तीसरी बात, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट ज्यादा थे कम थे उस टाइम पे? आंकड़े क्या बता रहे सर? कम। मात्र कितने % लोग लगे हुए काम में? हाँ जी प्लीज, एक बार फटाफट से, वीडियो रुक गई थी तो दोबारा से बना देते हैं इसको। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास वर्किंग फोर्स है, वर्किंग पीपल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइमरी में लगभग कितने % लोग इंगेज थे, सेकेंडरी में और टर्शरी में 18%, जो सीधे तौर पर आपको बता रहा है कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस वक्त ये कुछ फीचर्स नजर आ रहे हैं कि जो हमारा एक तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ना, वो थोड़ा क्या था? अनबैलेंस था। मेन हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी? प्राइमरी सेकेंडरी पे। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर काफी कम इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस वक्त सबके पास क्या थी? अपनी जमीनें थी और उन जमीनों पर वो क्या करना चाहते थे? खेतीबाड़ी, और उसी से वो अपना गुजारा कर रहे थे। डन। अच्छा सर, इसमें एक छोटा सा पहले मीनिंग लिखो, जरा मीनिंग लिखो। occupational structure refers to occupational structure refers to distribution of working person, distribution of working persons across primary and secondary, प्राइमरी कोमा लगाना, वो एंड मैंने गलती से बोल दिया, प्राइमरी कोमा सेकेंडरी एंड टर्शरी आना चाहिए, एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है जी, डन। ठीक। अब अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि भैया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो 3 बातें तो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। पहला तो हमारा कैरेक्टर क्या आएगा? हमारा कैसा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? अनबैलेंस। मेन डिपेंडेंसी किस पे थी? तीसरी क्या आ रही है? सेकेंडरी और टर्शरी काफी कम इंपॉर्टेंट था, काफी कम इंपॉर्टेंट था। फोर्थ पॉइंट, जो एसेशन रीजन में, ट्रू फॉल्स में या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो उसको थोड़ा सेपरेटली करके लिख रहे हैं सर। उस फोर्थ पॉइंट को लिखिए, रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन, बिल्कुल। और विलेजेस की तरफ, अब विलेजेस में ना यहाँ पे स्टेट्स के नाम आ रहे हैं, वो बताने हमारे को, वो बताने हमारे को। मीनिंग लिख लिया? ठीक है, डन। अब यहाँ पे ना ये 3 तो हो ही गए, अब एक फोर्थ पॉइंट और डालो यहाँ पे, दिखाओ जरा, इसमें बुक में आपके नहीं है, हिंदी में मैंने वहाँ पे लिखा ना, क्षेत्रीय विभिन्नता, वो लिखो। हाँ जी प्लीज। रीजनल वेरिएशन जरा समझिए पॉइंट क्या है। कह रहे जैसे ही पार्टीशन हुआ ना, तो पार्टीशन के जस्ट कुछ बाद ही हमारे देश में ना बदलाव आना शुरू हो गया। बदलाव क्या आना शुरू हो गया? जिन जिन एरिया में पॉसिबिलिटी थी ना इंडस्ट्री लगने की, क्या लगने की, या सर्विस सेक्टर बिल्डअप होने की, वहां पे तो लोगों ने किसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। जैसे कि मद्रास, आपको शुरुआत से पता है मद्रास और कलकत्ता, ये 2 एरिया ऐसे जहां पे इंडस्ट्रीज की बात ज्यादा होती है, फेमस रहे हैं पुराने टाइम से। मुंबई, डन। लेकिन अगर बात करूं पंजाब और हरियाणा, हरियाणा था नहीं, सब पंजाब की बात करूं तो एग्रीकल्चर, राजस्थान भी एग्रीकल्चर। आप आज ही देख लो सर, आज भी राजस्थान में उतना का ना कोई बहुत बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह नहीं दिखेंगी आपको, बहुत कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज नहीं दिखेंगी सर। फैक्ट्रीज कहां पर है? बेंगलुरु में है सर, चेन्नई में, जिस विच इज नोन एज मद्रास अर्लियर, है ना, कैलकाटा, ठीक है जी, कोलकाता जिसको बोलते हो, मुंबई है, दिल्ली है। तो यहां पर मेरा पहला पॉइंट है रीजनल वेरिएशन में, लिखो जरा इसके अंदर पहला पॉइंट लिख रहे हैं, द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, द स्टेट्स ऑफ, प्लीज लिखे जरा, द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु
कोमा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अब कितने टुकड़े हो गए? कौन कौन से? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, ध्यान रखना। संभालना दिक्कत भरा हो जाता है ना, जैसे पहले पहले पंजाब बहुत बड़ा था, बताया मैंने आपको, हिमाचल भी पंजाब का हिस्सा था, हरियाणा भी, तो इसको संभालना बड़ा दिक्कत भरा हो रहा था। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो उसको थोड़ा सेपरेट करना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कई बार होते नहीं हमारे घरों में ज्वाइंट फैमिली रह रही है लेकिन रोज कलेश हो रहे हैं, रोज कलेश हो रहे हैं, और आफ्टर मैरिज तो ज्यादा होते हैं, बहू की सास से नहीं बन रही, सास की बहू से नहीं बन रही, ये तेरी बीवी की वजह से कलेश हुआ ये। और बहू क्या कहती है, तुम अपनी माँ को समझा लो, है कि नहीं? मैं तो बस अभी तक यहीं तक पहुंचा था, लेकिन ठीक है, ये भी है। तो फिर क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है ना, ऊपर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, क्यों? कि चीजें बेहतर तरीके से चल सके, वरना मार पिटाई की नौबत आ सकती है, ठीक है कि नहीं? डन। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, विटनेस्ड, वेस्ट बंगाल के बाद लिखेगा विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर and increase in secondary and सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का नाम क्या है? टर्शरी सेक्टर। मनीषा यहां पे हमने क्या लिखा बच्चे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इनमें क्या देखने को मिला कि लोगों ने एग्रीकल्चर में काम करना और किसमें काम करना ज्यादा शुरू कर दिया है? उद्योगों में और जो तृतीय क्षेत्र होता है ना उसमें, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। डन। बी पॉइंट ऐड कर रहे हैं इसमें इंग्लिश में। पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा। अच्छा स्पेलिंग देख लेना, उड़ीसा में डी भी लगाते हैं लोग और आर से भी काम चलता है, तो ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फर्क हो जाता है इसलिए। तो इन सब में किसमें इंक्रीज देखने को मिला? इनमें और इंक्रीज आ गया किसमें सर? एग्रीकल्चर में। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कुछ रीजनल वेरिएशन देखने को मिले, तो आंसर इज यस। पंजाब यानी कि नॉर्थ का जो हमारा इलाका था ना मेन, इसमें एग्रीकल्चर, और बाकी जो इलाके थे जो हमने यहाँ पे नाम लिखे इतने सारे, स्पेशली साउथ के जो नाम है, उनमें से लोगों ने कहां की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था? सर्विस सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में। कुछ पूछना चाह रहे थे शौर्य, बोलो। यूपी ना उस वक्त ना बहुत ज्यादा ना एक तरीके से ना बटा हुआ था उसमें, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ा है यूपी यार। अब तो उत्तराखंड अलग हो गया, वरना यूपी पहले बहुत बड़ा था सर। तो उसमें कुछ एरिया ऐसा है जो एग्रीकल्चर में, लेकिन कुछ जगहों पे इंडस्ट्री बहुत है, जैसे कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे एग्रीकल्चर कम है सर, इंडस्ट्री ज्यादा है। लेकिन अगर आप चले जाओ गोरखपुर की तरफ, किसकी तरफ चले जाओगे? गोरखपुर, ईटानगर की तरफ, क्या कहते हैं, इटावा की तरफ चले जाओगे सर, तो वहां पे आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा सर। तो इसलिए यूपी को उसने एक होता ना, यूपी में बहुत मेजर चेंज नहीं देखने को मिला, वो एज इट इज रहा, तो इसलिए उसको वहां पे नहीं मेंशन कर रखा, ठीक है? डन। ये था सर हमारा क्या? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्लीज 3 मार्क का क्वेश्चन अगर बनता है। अच्छा थोड़ा सा इसमें मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बतानी है, अब ये लिखना ना लिखना है आपकी चॉइस है।
ये 1947 के आसपास का डेटा। डन, बातें नहीं भाई। 2024 के आसपास का डेटा अगर लिया जाए, 45 से 46% के आसपास की कहानी यहां पर। प्लीज ऑब्जर्वेशन देखो जरा, पहले प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग थे काम करने वाले परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कितने हैं 46। सीधे तौर पे क्या बता रहा है कि लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया है एग्रीकल्चर से। आप खुद देख लो सर, यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे बैठे जिनके पेरेंट्स अपना गांव देहात छोड़कर ना शहर में आके बसे पिछले 30 सालों के अंदर या 40 सालों के अंदर। करेक्ट है, क्यों बसे सर? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एग्रीकल्चर में थोड़ा क्या रिस्क है, मानसून ज्यादा आ गया तो दिक्कत, कम आ गया मंडी में फसल का भाव गिर गया तो दिक्कत, अगर सरकारी रेट का भाव सही नहीं मिला तो दिक्कत। एग्रीकल्चर से ध्यान रखना, बहुत इजी लगता है लेकिन बहुत ज्यादा ना कई बार प्रॉब्लम फेस करवाता है। इसको बहुत सिंपल सी बात करते हैं ना हम, जैसे आज हम सब जने देखते हैं, मैंने शायद ये लाइन पहले भी यूज करी थी कि हम खाना सब जने चाहते हैं लेकिन उगाना हमें से कोई नहीं चाहता सर, क्योंकि एवरीबडी नो दैट कि भैया बहुत ज्यादा परेशानी है सर, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ये अगर डेटा देखोगे तो सीधे तौर पर बता रहा है क्या हो रहा है, माइग्रेशन हुआ है प्राइमरी से सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की तरफ। लोग यहां से निकलकर कहां चले गए हैं, यहां की तरफ चले गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन, क्योंकि उनको यहां पर क्या नजर आने लगी है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप खुद देख लीजिए, सेंटेंस देख लीजिए, आप में से किसी के भी पिता या मम्मी चाह रही है कि आप बड़े होकर किसान बनो, सब क्या चाह रहे हैं, व्यापारी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सीए बनो, सीएम बनो, पॉलिटिशियन बनो। क्या किसी को तो बनना पड़ेगा ना सर, किसी को तो बनना पड़ेगा सर। या फिर वही लोग किसान की भूमिका निभाते रहेंगे जो गांव में रह रहे हैं, जो लोग गांव में रह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ये डेटा है, अगर आपको समझ में लिखना हो तो लिख सकते हो आप, प्रेजेंट डेटा ये है सर, ठीक है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है सर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हेड आउट कर दो, करेंगे अगली क्लास में क्योंकि ऑलरेडी फोन भी बंद हो चुका है। अगली क्लास में टेस्ट है, ध्यान रखना भैया। मनी एंड बैंकिंग का टेस्ट है, जिन भी बच्चों ने नहीं कर रखा हो वो कोशिश करना थोड़ा सा पढ़कर आओ। कृतिका, अंश, स्पेशली मुझे आप दोनों याद आ रहे हैं। मार्क्स मैटर नहीं करते, मैंने पिछली क्लास में बोला था। क्या कह रहे हैं? ओह या नाइस, एब्सोल्युटली सेम। जब भी रिजल्ट आएगा ना ट्वेल्थ का, एक साल बाद में बाहर के रैंक दियो पीस ऑफ पेपर इनमें, तो टेस्ट में कोई भी छुट्टी ना हो। मैं अभी बोल रहा हूँ मार्क्स नहीं मैटर करेंगे, मैटर करता है क्वेश्चंस देखो, उन क्वेश्चंस को समझो कि क्या है, क्योंकि फिर मैं जब उनको सॉल्व कराऊंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ेगी ना, ना आपने फेस कराओ से उन क्वेश्चंस को। क्लियर है बात? किसी के दिल दिमाग में अभी है कि सर मैं छुट्टी मारने आया तो मुझे भी बताओ रीजन, कहाँ जा रहा है रीजन? आपके टेस्ट देगा, ठीक है जी। तेरा संडे या मंडे या ट्यूसडे किसी दिन हो जाएगा। और किसी के साथ कोई समस्या परेशानी, गाजियाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद में जाना, बोल घर वालों को गाजियाबाद जाना, तुझे तो नहीं जाना ना, कोई नहीं, उज्जवल के साथ तू नहीं देंगे, कोई नहीं सर। मेरा सिंपल शॉर्ट कहना यही है, टेस्ट फेस कर लेना। अभी एग्जाम पैटर्न में से मैंने क्या निकालेंगे, तीन चीजें, एसेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, और 3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो 10 क्वेश्चन है ना वो आपकी ज्यादा नॉलेज टेस्ट करेंगे ज्यादा देन वो 3 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सॉरी बच्चे टेस्ट बन चुका है, वो मनी बैंकिंग बराबर ही है, मनी बैंकिंग बराबर ही है, ठीक है जी। देन अभी बिल्कुल आपको सिंपली लेवल एमसीक्यू होगा, एसेशन रीजनिंग वो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है ना वन मार्क के, वो ज्यादा टेस्ट करेंगे आपको ज्यादा देन वो 3 क्वेश्चन। एसेशन रीजनिंग है
ठीक है जी। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ फटाफट से, उसके बाद 1-2 मिनट बाद क्लास ओवर करनी है। आदित्य, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? किसी चीज को प्रॉपर मैनर में बनाना।